हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे अपन आसान भाषा में कहते हैं अपने पास इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्या कहती है इरिगेशन इंजीनियरिंग, कैसे कैसे डील करते हैं इसके अंदर अपन आज इस अब आने वाले दिनों के अंदर इसी के साथ में फुल ऑन अपन क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। तो अपने पास पहले अगर अपन देखा जाए कि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है क्या, कैसे कैसे काम करती है, तो पहले अपन ये देखें कि ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कितना काम में आने वाला है। तो अपने पास बेसिक सी इन सारी चीजों की तरफ अपन देखते हैं। तो पहले अगर अपन इन जनरल बात करें तो क्या कहती है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, देखते हैं। ओके, तो वाटर रिसोर्सेज, ओके, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, रिसोर्सेज इंजीनियरिंग क्या कहता है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अपन देखने वाले हैं। पहली बात तो अपन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग को अपन बेसिकली तीन पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे। ओके, पहले अगर अपन इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो अपने पास ऐसे समझ लेना कि अपन इसको वाटर रिसोर्सेस, अगर अपने पास दो सब्जेक्ट है, एक इरिगेशन है दूसरा हाइड्रोलॉजी, तो ये बोथ सब्जेक्ट जब कंबाइंडली काम करते हैं ना, तो ये कंबाइंडली लगभग कितने 10% के आसपास का वेटेज रखते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर, 10% का कंबाइंडली। अगर मान लो आपके पास इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, जैसे अपन पढ़ेंगे, अभी इरिगेशन पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये कंबाइंडली तो अपने पास किसका काम करेगा, लगभग 10% का। तो आपके पास अगर मान लो 5% आपके पास इरिगेशन आ रहा है तो 5% क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा। अगर आपके पास 6% इरिगेशन आ रहा है तो 4% क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा। 6% हाइड्रोलॉजी आ रहा है तो 4% इरिगेशन हो जाएगा। तो यानी ये मोस्ट ऑफ द रेंज के अंदर ऐसे ही वेरिएबल्स रहता है। अगर अपने पास अगर अपन बात करें इन नॉर्मली, अगर आपके पास अगर अपन बात करें कोई भी स्टेट पीएससी के लिए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आपके पास इरिगेशन है वो लगभग कितना 6 से 7 क्वेश्चंस के आसपास का वेटेज रखता है। कितना, 6 से 7 क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर अपन बात करें आपके पास, अगर अपने पास स्टेट पीएससी के अलावा अगर अपन स्टेट जेईएन की बात करें, अगर अपन एसएससी जेईएन की बात करें, तो लगभग कितना यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें गेट के अंदर, ठीक है, गेट के अंदर, गेट एंड ईएससी के अंदर, गेट के अंदर कम आते हैं, ईएससी के अंदर ज्यादा आते हैं इसके क्वेश्चंस, है ना। तो अगर अपने पास गेट के अंदर बात करें तो गेट के अंदर लगभग कितना 3 से 4 मार्क्स का आता है। क्या था, 3 से 4 मार्क्स का। ओके, ओवरऑल अगर अपन देखा जाए कंबाइंडली, जब इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी जब कंबाइंड हो जाते हैं तब 10 नंबर का आता है। तो हाइड्रोलॉजी अगर 7 नंबर की आ रही है तो इरिगेशन 3 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास इरिगेशन 7 नंबर की आ रही है तो हाइड्रोलॉजी क्या हो जाएगी, 3 नंबर की हो जाएगी। तो यानी आपके पास ऑन एन एवरेज इनका ये मान के चल लो कि लगभग अपने पास कितना है, कि अपने पास 4 से 5 मार्क्स का अपने पास आ जाता है, 4 से 5 मार्क्स का आपके पास क्या आ जाता है, गेट के अंदर आ जाता है, गेट के अंदर 4 से 5 मार्क्स का आ जाता है। वहीं अगर अपन बात करें इस सब्जेक्ट का अपन ईएससी के हिसाब से, तो ईएससी के अंदर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ये लगभग कितना 7 से 8 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिल जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इसके कंबाइंडली देखने को आपको मिल जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यानी 10-12 नंबर के आसपास का वेटेज रखता है। अब इरिगेशन के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजनली इरिगेशन क्या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट है बहुत अपने पास जो बेसिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, कि आप लोग अगर आप सारे अगर आप लोग गांवों के रहने वाले हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए होंगे, तो आपको बहुत इजीली ये सब्जेक्ट क्या है समझ में आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के साथ में ये डील नहीं करता, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों के साथ में अपने पास ये डील करते हैं अपने पास। ओके, तो अपने पास लगभग इतना सा वेटेज रहता है। अगर अपने पास अगर अपन बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के अंदर भी आपके पास ये 5 6 7 वाले दायरे के अंदर ही आएगा। ठीक है, कि आपके पास 6 से 7 का मतलब हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 8 क्वेश्चन भी आ जाए। ऑन एन एवरेज क्या है, 5 6 7
8 क्वेश्चंस के आसपास में आता रहता है, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाए, लेकिन ये दायरा इसका मेंटेन रहता है कि प्लस माइनस एक दो का ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा अपन को टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी अपन इसको खत्म कर देंगे। तो चलो, अब अपने पास ये इरिगेशन अपने पास अगर देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग अपने पास आप लोगों ने कॉलेज के अंदर भी पढ़ी होगी, दो पार्ट्स के अंदर आपने पढ़ी होगी, इरिगेशन वाला पोर्शन अलग था, हाइड्रोलॉजी वाला अलग था, और वाटर रिसोर्सेज के अंदर डैम एंड स्पिलवे वाली कहानी अलग चली होगी। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर पड़ी होगी। तो यहाँ पे भी अपन इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट्स के अंदर अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और तीन पार्ट्स के अंदर अलग अलग सेक्शंस के अंदर अपन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, चलो लेट्स डिस्कशन करते हैं। अपने पास यहाँ पे कंटेंट या सिलेबस की बात कर लेते हैं। कंटेंट, ठीक है, क्या कहता है कंटेंट, इसके अपने पास कुल मिला के अपने पास पहले अपने पास चार चैप्टर है। कंटेंट, पहले अपन पढ़ेंगे इरिगेशन, इरिगेशंस एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशंस। ओके, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। फिर अपन पढ़ेंगे अपने पास वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड कैनाल इरिगेशन। फिर नंबर 4 पे पढ़ेंगे अपन वाटर लॉगिंग, लॉगिंग एंड सॉइल रिकम्लेशंस, रिक्लेमेशंस। ओके, फिर अपने पास नंबर 5 वाले चैप्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कैनाल, कैनाल डिजाइन्स। ओके, नंबर 6 पे पढ़ेंगे अपन कैनाल हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क एंड सीपेज एनालिसिस। नंबर 7 पे अपन पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। ओके, फिर अपने पास देखेंगे ओके क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। फिर नंबर देखेंगे कैनाल रेगुलेशन वर्क, कैनाल रेगुलेटरी वर्क समझ लो या रेगुलेशन वर्क समझ लो। कैनाल रेगुलेटरी वर्क। फिर नंबर 9 पे अपन पढ़ेंगे डैम एंड स्पिलवे। और नंबर 10 पे अपन पढ़ेंगे रिवर इंजीनियरिंग। तो कुल मिला के अपने पास ये अपने पास क्या है, इरिगेशन का अपने पास सिलेबस है।
ओके, अपने पास वाटर रिसोर्सेज का क्या है, ये अपने पास सिलेबस रहेगा। अब अगर अपन देखेंगे तो कुल मिला के अपन ऐसे देखेंगे कि पहले अपन देखेंगे कि क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनको पानी चाहिए कितना, जिसमें अपन देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, फिर अपन देखेंगे सॉइल मॉइस्चर की सॉइल को कितना पानी चाहिए और उसको प्लांट के साथ में उसका क्या रिलेशन है। फिर अपने पास देखेंगे कि आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है या फिर कैनाल इरिगेशन क्या है। ठीक है, फिर अपने पास इसके अंदर आने वाली कुछ बीमारियां, वाटर लॉगिंग हो गई, सॉइल एक्यूमुलेशन हो गए, उनके बारे में देखेंगे। पहले अपन जमीन के ऊपर काम करेंगे, जहां पे अपन फसल बो रहे थे ना, उस वाली लैंड के ऊपर फील्ड के अंदर काम करेंगे। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि फील्ड तक पानी कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो उसके लिए अपने पास क्या देखेंगे, कैनाल देखेंगे कि कैनाल क्या होता है, कैनाल डिजाइन क्या होता है, कैनाल्स के अंदर हेडवर्क क्या होगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होगा, रेगुलेटरी वर्क क्या होगा, वो अपन फिर कैनाल्स के बारे में देखेंगे, द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। फिर अपने पास ये देखेंगे कि पानी आ कहां से रहा है, किसी रिवर से आ रहा है या किसी डैम और स्पिलवे से आ रहा है। तो बेसिकली अपने पास, आपके पास देखो फर्स्ट क्या है, इरिगेशन क्या है, आपके पास इरिगेशन वाले 4 चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट वाले 4 चैप्टर्स के अंदर अपन देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर। फिर सेकंड्स के अंदर देखेंगे मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। और फिर लास्ट में अपन देखेंगे रिसोर्सेज ऑफ दी वाटर, कि वो पानी डैम से आ रहा है, स्पिलवे से आ रहा है या किसी रिवर से निकल के आ रहा है। इज दैट क्लियर? कोई आपत्ति यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन इन 4 चैप्टर्स को क्या करेंगे, इन 10 चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपन करने वाले। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो तो अपने पास पहले अपन फर्स्ट वाले 4 चैप्टर्स को करेंगे, फिर सेकंड वाले 4 चैप्टर को, फिर लास्ट वाले 2 चैप्टर्स के सेक्शंस को करेंगे। तो इस हिसाब से अपना आने वाले दिनों के अंदर ये अपने पास सिलेबस अपना चलने वाला है। ठीक है, तो अब अपन अगर अपन बात करें, जो अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट वाले 4 चैप्टर से बनते हैं, सेकंड वाले से उससे कम बनते हैं, फिर थर्ड वाले से। मान लो कि मेरे को 6 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने? 6 क्वेश्चंस बनाने इरिगेशन से। तो 3 क्वेश्चन मैं फर्स्ट वाले 4 सेक्शन से करूंगा, 2 क्वेश्चन मैं बीच वाले 4 चैप्टर से करूंगा, और 1 क्वेश्चन लास्ट वाले सेक्शन से लेके जाऊंगा। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अपन को भी उनको इंपॉर्टेंस भी उसी हिसाब से देनी है जब भी अपन पढ़ने बैठेंगे इनको। ठीक है, क्लियर है? कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है भाई। चलो, तो अब अपन यहां से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेथड। ओके, क्या नाम है कि आपके पास इरिगेशन एंड द मेथड ऑफ द इरिगेशन। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मेथड्स, मेथड ऑफ इरिगेशंस, इरिगेशंस। ओके, मैथ इरिगेशन एंड इरिगेशन, इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, ये अपने पास पूरा चैप्टर का नाम आ गया। ओके, चलो भाई साहब, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो, पहले अपन देखते हैं कि इरिगेशन होता क्या है। तो देखो, अब अपन ने थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। बहुत आदि अनादि काल की पुरानी बातें हैं कि जब भी अपन देखते थे कि जब पुराने, जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो सिविलाइजेशन एक टर्म्स आती है। तो सिविलाइजेशन के अंदर अपन देखते हैं कि अपने पास जब सिविलाइजेशंस को अपन समझते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन हुआ है वो किसी न किसी रिवर के किनारे पे हुआ है, बैंक ऑफ द, ओके सॉरी, कि किसी न किसी रिवर्स के किनारे पे या किसी के आपके पास बैंक के किनारे इस पे हुआ है। तो बेसिकली अपने पास ये होता है कि आपके पास क्या था कि सर्वाइवल्स के लिए, ड्रिंकिंग के लिए अपन को पानी चाहिए, इसलिए लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे आके बस जाते थे। ये सिंपल सी बात है, इतना तो हमें समझ में आता है कि सर हमें ये पता है। ठीक है, चलो, अब आपको ये पता है तो अपने पास जब पहले खेती बाड़ी होती थी, जब भी आपके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, विच इज आर आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रेन वाटर पे होती थी। क्या होती थी? रेन वाटर। अब रेन वाटर अपने पास अगर देखा जाए तो 12 मंथ का पीरियड्स होता है। उसमें अपने पास लगभग कितने, 2 से 3 महीने क्या होती है, बारिश होती है, रेन आती है, रेनफॉल होता है। 2 से 3 मंथ ही तो अपने पास क्या होता है, रेनफॉल होता है। बाकी टाइम तो अपने पास क्या होता है, इसी रेन वाटर को अपन स्टोर करके अलग अलग पर्पज से क्या करेंगे, यूज करेंगे।
ठीक है। अब अगर अपने पास किसी एक लैंड के ऊपर अपन ने क्या कर रखा है, क्रॉप लगा रखी है, क्रॉप्स लगा रखी है, अब रेन वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया। अब रेन वाटर हो गया तो अपने पास क्या होने लगा कि अपने पास क्या हो गया, क्रॉप्स को मिल जाएगा, जितना मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा वो अपना सर्वाइव करेगी। अब जब उसको बारिश दोबारा जब पानी खत्म हो गया तो उसके पास पानी नहीं था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी। तो वाटर बॉटल, ओके। तो अपने पास जैसे जैसे अपने पास समय बीतता गया, ओके एक सेकेंड है ना, पानी ले लो थोड़ा सा। जैसे समय बीता गया, अब अपने पास क्रॉप को दोबारा से पानी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो तो अपने पास है नहीं। तो अपने पास पानी जब का आएगा, जब बारिश आएगी, फिर अपने पास वो लगान की तरह गाना गाओ, मेगा रे मेगा, मेगा मेगा बरसो रे। ठीक है, तो वो तो अपने मन की मर्जी से बरसेगा। वो कब बरसेगा वो अपन हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे बरसेगा और कब बरसेगा। तो वो तो नहीं आ रहा। अब नहीं आया तो उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन और यील्ड क्या हो जाता था, डाउन हो जाता था। फिर ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जो पुराने काल में थे, ये अपने पास जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपने पास किसी किनारे नदी वगैरह के लिए रुक जाते थे। तो अगर नदी वगैरह नहीं है तो इन्होंने क्या किया कि बारिश का छोटा छोटा अपने पास ऐसे गड्ढे वगैरह, डिप्रेशन वगैरह बना के इस पानी को क्या करने लगे, यूज करने लगे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। जब इनके पास सरप्लस पानी बचा तो इन्होंने उठा के यहाँ पे इस क्रॉप को दे दिया। जब जब पानी की जरूरत पड़ी तो इस वाली क्रॉप को उठा के इन्होंने पानी सप्लाई कर दिया। जैसे पानी सप्लाई हुआ तो जैसे ही उसकी नीड बनी पानी की, उस टाइम आपने वाटर सप्लाई कर दिया। तो वो भी क्या करेगा, अच्छे से खासे से अच्छे तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, जैसे अपने पास एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब अपने पास अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, तो वो अच्छा हेल्दी ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास नहीं मिलता है प्रॉपरली अच्छा खाना वगैरह, ठीक है, तो वो अनहेल्दी ग्रोथ करता है। ठीक है, जिसे अपन कुपोषण का शिकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर प्लांट को भी जीने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ द वाटर चाहिए। अगर वो जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, जब अब अगर उसको पानी वो मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो अब जब ग्रोथ करेगा तो इसका प्रोडक्शंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शंस बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा। ओके, क्या बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा। तो बेसिकली अपने पास क्या हुआ था, अब आर्टिफिशियल पैनल्स में अपन ने वाटर को स्टोर किया और जब नीड पड़ी उसको दोबारा से सप्लाई कर दिया। फिर समय बीतता गया, आगे बढ़ते गए, तो ये वाटर स्टोरेज करने की टेक्निक्स में भी क्या आता गया, चेंजेस आता गया। तो बेसिकली अपन ने यहाँ से एक छोटी इस कहानी से ये सीखा कि जब अपने पास क्या हुआ था, जब नीड पड़ी तो यहाँ से आपने बकेट उठाई और पानी लेके इसमें डाल दिया। फिर यहाँ से बकेट उठाई और यहाँ डाल दिया। यानी जब आपने क्या किया, वाटर की नीड हुई प्लांट्स को, तो आपने आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर उसको वाटर को क्या किया, सप्लाई किया। और वो आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर वाटर का सप्लाई करना एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज इरिगेशन कहलाता है। तो वो अपने पास क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, चाहे मग्गे भर के डालो, चाहे नल से चलाओ, चाहे बकेट भर के डालो, या सीधा ओपन से नालियां ट्रेंचेस वगैरह बना के डालो। उन चीजों से अपने पास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अपने पास इरिगेशन है क्या, कि आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर अपने पास किसी भी क्रॉप्स को आपको क्या करना है, वाटर सप्लाई करना है, दैट इज द इरिगेशन कहलाता है। जैसे घरों में भी आप लोगों ने अगर कोई एग्रीकल्चर से लैंड वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि घरों के अंदर भी आप लोगों ने छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगा रखे होंगे, तो उन प्लांट्स के अंदर आप क्या दे रहे हो, पानी सप्लाई कर रहे हो, दैट इज द इरिगेशन। कि आर्टिफिशियल मैनर्स में कर रहे हो ना, तो रेन वाटर तो क्या एक नेचुरल मैनर्स है। तो नेचुरल मैनर्स के अलावा एक्सेप्ट नेचुरल मैनर्स, जो आर्टिफिशियल वाटर शुड बी अप्लाइड टू द एनी क्रॉप और फील्ड इज नोन एज, अपने पास क्या कहलाता है, आपके पास इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। बेसिकली अपने पास इरिगेशन करते समय अपन को कुछ एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कितना सप्लाई करना है, कब सप्लाई करना है, और कैसे सप्लाई करना है। उन सारी चीजों के ऊपर आएंगे, तो पहले अपन ये लिख लेते हैं कि इरिगेशन, बेसिकली अपन ने यहां से इरिगेशन से क्या सीखा है कि इरिगेशन था क्या। इरिगेशन,
क्या कहता है इरिगेशन? इरिगेशन irrigation is a continue and constant continue and constant constant supply of supply of water 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 in an artificial manner artificial artificial manner artificial manners manners to meet the to meet the crop evapotranspirational need transpiration need in his crop periods। अब बात आती है सर आपने इवेपोट्रांसपिरेशन नीड तो बताया नहीं। देखो इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स क्या है, आप अभी के लिए इतना समझना। इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए अपन को जितना पानी उसको चाहिए था। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या होता है पहले ये देखो कि अपने पास ये कोई प्लांट है। ओके, ये प्लांट्स की क्या है, रूट जोन है। तो यहां से ये पानी उठाएगा और ऊपर तक भेजेगा, तो दैट इज द नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया। प्लस जितना पानी इसको फोटोसिंथेसिस में चाहिएगा उतना यूज कर लेगा, और जो सरप्लस वाटर होगा, है ना, वो सरप्लस वाटर होगा वो क्या कर देगा, इन्वायरमेंट के अंदर खुला छोड़ देगा इवेपोरेशन के लिए। तो ये दोनों पानी कहाँ से निकले, रूट जोन से निकले ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजप्टिव, दिस इज आल्सो नोन एज कंजप्टिव रिक्वायरमेंट्स, और इट इज आल्सो नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड ऑफ द क्रॉप पीरियड्स। क्रॉप पीरियड्स का मतलब जब से अपन ने सोइंग किया तब तक हार्वेस्ट नहीं कर रहे, तो क्रॉप क्या है, खड़ा है अपनी जगह पे। जब तक वो लैंड के अंदर स्टैंडिंग खड़ा है ग्रीन ट्रीज के फॉर्म के अंदर, देन इट इज नोन एज क्रॉप पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम्स, ड्यूरेशन बिटवीन द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग के बीच का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज नोन एज क्रॉप पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, ओके ओके। इफ एनी area has sufficient sufficient and timely timely natural rainfall natural rainfall rainfall, then such areas such area such area are not required such area are not required required to develop irrigations। तो जहां पे नेचुरली और टाइमली बारिश हो रही है वहां इरिगेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, इन इंडिया इन
in India, rainfall rainfall is both insufficient sufficient and not timely. Therefore, irrigation irrigation facilities facilities are required required to develop. Okay, okay, ओके। चल, नेक्स्ट अपने पास आता है कि द मेन कंसर्न, ठीक है, कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल नोट्स अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, अभी अपलोड कर दिया जाएंगे साथ के साथ में, ठीक है, फुल नोट्स के अंदर, एई वाले भी और जेई वाले भी, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से भी पढ़ते रहना। और ये जो नोट्स जो अपन यहाँ पे ये चैप्टर वाइज आएंगे, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर बन जाए तो अपने इस वारंटी के दौर में अपनी गारंटी है, ठीक है। चल, तो अपने पास द मेन कंसर्न द मेन कंसर्न कंसर्न ऑफ इरिगेशन, अपने पास मेन कंसर्न क्या है इरिगेशन का। चलो, ये देखते हैं। मेन कंसर्न की बात करें तो अपनी तीन चीजें हैं अपने पास। हाउ टू सप्लाई हाउ टू सप्लाई ठीक है, कि अपन पानी कैसे देंगे, विच इज टोटली, आप मग्गा भर के डाल रहे हो, बाल्टी भर के डाल रहे हो, या छोटे छोटे नालियां बना के डाल रहे हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हो, फुहारा चला रहे हो, पाइप से सीधा डाल रहे हो, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ द इरिगेशन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेथड ऑफ द इरिगेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो, इरिगेशन इन तीन चीजों पे चलने वाली है कि हाउ टू सप्लाई, हाउ मच टू सप्लाई और व्हेन टू सप्लाई, ठीक है। तो सेकंड आपके पास आता है हाउ टू सप्लाई। हाउ टू सप्लाई तो हो गया, हाउ मच टू सप्लाई, हाउ मच हाउ मच टू टू अप्लाई, कि कितना अप्लाई करेंगे। तो अपने पास बेसिकली अप्लाई करेंगे जब आपके पास किसी भी प्लांट्स के अंदर क्या हो, कि आपके पास जितने मॉइस्चर कंटेंट होल्ड करने की कैपेसिटीज हो वो पूरे पूरे क्या हो जाए, भर जाए, है ना। तो हाउ मच टू मॉइस्चर, तो ये टोटली डिपेंड करेगा क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट गेट stored into the into the रूट जोन, कि कितना मॉइस्चर कंटेंट रूट जोन में स्टोर हो सकता है। अब भाई साहब, ये मेरे पास एक ना गिलास पड़ा हुआ, ये छोटा सा, अब ये गिलास है तो इसके अंदर मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, ठीक है, जितना इसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब मान लो कि अपने पास क्या है, कि ये अपने पास इसको मैंने पूरा भर दिया, ओके, ये मैंने पूरा भर दिया, ठीक है, तो इसकी इतनी क्या थी, कैपेसिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी उतनी मैंने भर दिया।
यानी जितना इसके अंदर पानी आ सकता था उतना मैंने भर दिया। दैट इज द हाउ मच टू अप्लाई। अब आता है व्हेन टू अप्लाई। ओके, व्हेन टू अप्लाई, ठीक है। नंबर 3 आता है व्हेन टू अप्लाई। व्हेन टू अप्लाई, कि अपने पास अगर मान लो कि एक बार तो चलो इरिगेट कर दिया आपने, पूरा पूरा रूट जोन भर दिया, अब अपन दोबारा से इरिगेट कैसे करें? इसको इरिगेट तब करेंगे जब इसके 50 से 60% का मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, तो अपन इसको दोबारा से क्या कर देंगे, रीफिलिंग कर देंगे, है ना। ठीक है, तो अपने पास ये सिंपल है कि व्हेन टू अप्लाई, कि व्हेन 50 to 60% of the moisture content get depleted from the root zone, it's the time for the irrigations in। तो ये बेसिकली अपने पास बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इन इन हाउ मच टाइम in how much times in how much times 50 to 60% of moisture moisture content get depleted depleted from root zone। रूट जोन से अपने पास 50 से 60% तक मॉइस्चर कंटेंट डिप्लीट नहीं होते, तब तक अपन इसको क्या करेंगे, री इरिगेट नहीं करेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक अपने पास किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब अपने पास कुछ एक बेसिक सी चीजों पे चलते हैं। ओके, तो अपने पास बेसिक सा अगर अपन देखा जाए तो एक चीज आती है, दैट इज द आपके पास कुछ एक क्रॉप्स होती है, एरिया ऑफ द कल्टीवेशन, कि अपने पास कैसे कैसे एरियाज के अंदर अपने पास इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास कुछ एक एरियाज होते हैं, एक एरिया होता है एरिड एरिया, एक होता है सेमी एरिड एरिया। एरिड एरिया वो होता है जहां पे इरिगेशन करना क्या होता है, मैंडेटरीज होता है, जहां पे आपके पास आप ऐसे समझ लो कि वो एरिया है जहां पे आपके पास हवाएं बहुत तेज चलती है। ठीक है, हवाएं बहुत तेज चलेगी, विंड्स बहुत ब्लो करेगी, तो वहां पे इवेपोरेशन रेट्स क्या होगा, हाई रहेगा। इवेपोरेशन रेट जब हाई रहेगा तो आपके पास लैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट की डिप्लेसिटी क्या होगी, बहुत जल्दी होगी। तब वहां पे आपके पास क्रॉप्स को बार बार इरिगेशन करने की रिक्वायरमेंट्स अपन को पड़ेगी पड़ेगी क्या पड़ेगी, बार बार उसको इरिगेट करना ही पड़ेगा। एक आता है सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया ऐसा होता है जहां पे आपके पास कुछ एक क्रॉप्स के लिए आपके पास क्या होता है, वॉट आपके पास कुछ एक क्रॉप्स के लिए आपके पास इरिगेशन क्या होता है, मैंडेटरीज होता है, कुछ एक क्रॉप्स के लिए इरिगेशन मैंडेटरीज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो, इरिगेशन की बात कर रहा हूँ, वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इरिगेशन की बात कर रहा हूँ। इरिगेशन है आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर वाटर सप्लाई करना, और वाटर रिक्वायरमेंट्स है चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। ठीक है, इवेपो ट्रांसपीरेशनल की, तो उसको चाहे भगवान दे चाहे तुम दो या मैं दूं, डजेंट मैटर। ठीक है, अब आपके पास एरिड एरिया होगा, उसमें भगवान के साथ साथ में मुझे भी वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सेमी एरिड एरियाज ऐसे होंगे जहां पे आपके कुछ एक क्रॉप्स के लिए आपके पास इरिगेशन मैंडेटरीज होगा, कुछ एक क्रॉप्स के लिए मैंडेटरीज नहीं होगा। इवन दैट सच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर्स के अंदर। ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या कहते हैं, इंफीरियर क्रॉप्स भी कहते हैं। कि इंफीरियर क्रॉप होती है वो हमेशा पानी की कमी के अंदर हो जाती है। पानी की कमी का मतलब ऐसा है कि आपको नेचुरल आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर वो क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बाजरा देखो। ठीक है, राजस्थान में होता है, गंवार होता है, बाजरा हो गया, ये सारी सारी जवार हो गई, ये क्या इंफीरियर क्रॉप्स है। वहीं पे अगर अपन राइस की बात करें, वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, चावल की करें, तो उनके लिए अपने पास इरिगेशन करना क्या है, मैंडेटरी। जहां पे पानी बल्क में है, जैसे यूपी बिहार में पानी बल्क में है, वहां पे लोगों के चावल खूब होते हैं। राजस्थान में पानी की कमी रही है तो यहाँ पे चावल नहीं होते, यहाँ पे मोटा धान होता है, जैसे बाजरा हो गया, मक्की हो गई। ठीक है, ये क्या थी, इवन दीज क्रॉप्स कैन ग्रो इन द स्कर्सिटी ऑफ द वाटर, की कमी के अंदर भी ये क्या कर सकती थी, ग्रोथ कर सकती थी। ठीक है, ये सिंपल सा अपना रीजन है। तो अपने पास देखते हैं कि एरिया ऑफ द इरिगेशन अपने पास
ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एरिया, एरिया ऑफ इरिगेशन, एरिया ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो अपने पास पहला है एरिड एरिया, एरिड एरिया। एरिड एरिया वो है जहां पे इरिगेशन करना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, इरिगेशन का अपने पास कल्टीवेशन के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जहां पे आपके पास इरिगेशन करना क्या है, मैंडेटरी है, सच एरिया इज कॉल्ड एरिड एरियाज कहलाएगा। ओके, द एरिया, द एरिया वेयर, वेयर इरिगेशन, इरिगेशन is mandatory, mandatory for the cultivation, for the cultivation, cultivation of any type of any type of crop, crop is known as, is known as arid area, arid area like, जैसे आपके पास कुछ एक एरियाज हो गए, थार डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया, ठीक है, कच्छ रीजन हो गया, आपके लद्दाख रीजन हो गया, एक्सेट्रा। ये वो एरियाज है जहां पे आपके पास इरिगेशन करना क्या है, मैंडेटरी है, चाहे कोई भी क्रॉप, है ना। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया। ओके, तो आपके पास द एरिया, द एरिया द एरिया वेयर, वेयर इरिगेशन, इरिगेशन इज मैंडेटरी, मैंडेटरी फॉर सम क्रॉप्स, some crop, whereas, whereas some, whereas, whereas some inferior, inferior crop can grow without irrigation. Such area, such area is known as, known as semi arid area, like बुंदेलखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एटसेट्रा।
कि कुछ एक ऐसे एरियाज है जहां पे कुछ एक क्रॉप आपके पास बिना पानी के भी ग्रो कर सकती है, और कुछ एक के लिए अपने पास इरिगेशन क्या होता है, मैंडेटरीज होता है। तो यहाँ पे एक नया टर्म्स आया, इंफीरियर क्रॉप। तो इंफीरियर क्रॉप्स देख लेते हैं अपने पास क्या होता है। तो यहाँ नंबर 3 लिख के कर देता हूँ ना मैं, इंफीरियर क्रॉप। these crops these crops can even grow in the scarcity of water. It means irrigation irrigation is not mandatory for these crop like like ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, एटसेट्रा, गवार वगैरह, ये सारी सारी क्या है, इंफीरियर क्रॉप्स के हिस्से में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि एरिया ऑफ इरिगेशन कैसा होना चाहिए, एरिड एरिया जहां पे इरिगेशन करना क्या होता है, मैंडेटरीज होता है। सेमी एरिड एरिया कौन सा, जहां पे आपके पास कुछ एक क्रॉप्स क्या करती है, स्कार्सिटी ऑफ द वाटर्स की, आपके पास पानी की कमी के अंदर भी ये क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। ठीक है, अपने पास पानी की कमी के अंदर भी ग्रो कर जाती है, उनके लिए आपके पास इरिगेशन करना मैंडेटरी नहीं होता, जैसे ज्वार बाजरा हो गया। तो जैसे अपन राजस्थान के कुछ एक हिस्से में बात करें, तो राजस्थान के कुछ एक हिस्से के अंदर कुछ एक क्रॉप्स को क्या है, कुछ हिस्सा फुली एरिड है और कुछ हिस्सा सेमी एरिड भी है। ठीक है, तो सेमी एरिड जैसे अपने पास गंगानगर हनुमानगढ़ सीकर झुंझुनू का बेल्ट देखेंगे, तो गंगानगर हनुमानगढ़ कोटा वाला बेल्ट देखेंगे, और भरतपुर डूंगरपुर वाला बेल्ट देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एक क्रॉप्स आपके पास कम पानी की कमी के अंदर भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सेमी एरिड्स के अंदर आता है। तो जैसलमेर बाड़मेर वाला बेल्ट आ जाएगा, वो किस में आएगा, एरिड हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास इरिगेशन करना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर, कोई आपत्ति यहाँ तक किसी को? आई होप यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, साउंड इज ओके, कैमरा इज ओके। ठीक है, चलो नाउ अपन कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए कि अपने पास ये क्या है। ठीक है, तो अपने पास पता होने के लिए अपन को क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास यील्ड क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अपने पास एक छोटा सा नोट्स टाइप्स का है अपने पास, देखेंगे अपने पास। ओके, क्रॉप यील्ड एंड एंड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटीज। ठीक, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है क्रॉप यील्ड क्या है, प्रोडक्टिविटीज क्या है। ठीक है, तो अपने पास अगर अपन बात करें, अगर क्रॉप यील्ड की बात करें, तो यील्ड होता है अपने पास एक किसी भी चीज पे अपने पास, जैसे अगर मान लो यील्ड ऐसे समझ लो कि कोई 1 बीघा आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड का हिस्सा है, वहां पे आप क्या करते हो, गेहूं की खेती करते हो। क्या करते हो, गेहूं की खेती करते हो, फार्मिंग करते हो गेहूं की। अब वहां पे आपने गेहूं कल्टीवेट कर रखी है, तो गेहूं के अपने पास 6 महीने के बाद में जैसे ही उसका पीरियड होगा, तो अपन देखेंगे कि 1 हेक्टेयर लैंड से आपके पास कितने क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है, दैट इज नोन एज क्रॉप यील्ड कहलाएगा। वहीं पे प्रोडक्टिविटीज क्या हो जाएगी, यील्ड पर में किस में चली जाएगी, प्रोडक्टिविटीज कहलाएगी। तो यील्ड अपने पास बेसिकली आपके पास एक टाइप का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पर एरिया देखा जाएगा, देन क्रॉप यील्ड कहलाएगा। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, देन इट शुड बी कंसिडर एज द पर डेप्थ के अनुसार इसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर, ओके, चलो ठीक है। तो अपने पास अगर बात करें क्रॉप यील्ड क्रॉप यील्ड फ्रॉम फ्रॉम इरिगेशन
irrigations is the yield of yield of yield of agricultural agricultural product per hectare of the per hectare hectare of the of the land। तो इससे मैं अगर बात करूं तो ये क्या हो गया, क्विंटल क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टन्स पर हेक्टेयर लिख सकता हूँ, टन्स पर हेक्टेयर लिख सकता हूँ, और चाहूं तो मैं केजी पर हेक्टेयर लिख सकता हूँ। ओके, ये आपके पास किस पे आ जाएगा, क्रॉप यील्ड। वेयर इज द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द लैंड को रिप्रेजेंट करती है, तब अपन उसको पर एमएम कंसीडर करते हैं। ओके, तो प्रोडक्टिविटीज आपके पास, प्रोडक्टिविटीज प्रोडक्टिविटीज ऑफ ए क्रॉप ऑफ ए क्रॉप is expressed as crop yield per mm of water supply। ओके, वाटर सप्लाई। मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, एक तरफ क्रॉप लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ वाटर अप्लाइड किस में, सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर में। एक तरफ लिख रहा हूँ यील्ड, एक तरफ लिख रहा हूँ प्रोडक्टिविटी। इसकी होगी क्विंटल पर हेक्टेयर पर एमएम यूनिट, और इसकी होगी क्विंटल पर हेक्टेयर। क्रॉप है जैसे राइस, अपने पास आ गया राइस। राइस की अपने पास व्हाट अप्लाइड है 120 सेंटीमीटर, यील्ड है इसका 45, और ये है आपके पास 3.75। ठीक है, ये क्विंटल में नहीं, हेक्टेयर मैं केजी में लिख रहा हूँ ना। ठीक है, क्विंटल में लिखना चाहो तो क्विंटल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केजी में लिख देते हैं। ओके, फिर अपने पास होता है ज्वार। ज्वार की है अपने पास 50, 45 और 9। फिर अपने पास आता है बाजरा, बाजरा का 50, 40, फिर है आता है 8। फिर अपने पास आता है मेज, मक्का 62.5, इसका 50 और ये 8। फिर अपने पास आता है वीट, वीट का अपने पास 40 और 50, और ये आ जाता है 12.5। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लिख रखा है ना, इसलिए इधर लिखा है ये वाला पोर्शन, ताकि यहाँ पे फोटो आ रही होगी ना,
तो आपके पास नोट्स के अंदर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। ओके, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। अगर अपन बात करें इरिगेशन के, कुछ एक अपने पास डायरेक्ट एडवांटेज है, कुछ एक अपने पास इनडायरेक्ट एडवांटेज भी है। ओके, ओके, तो अपने पास कुछ एक पहले अपन बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशंस। इरिगेशंस, पहले अपन बात करेंगे डायरेक्ट एडवांटेज की। अपने बात करते हैं डायरेक्ट एडवांटेज, जो अपने पास डायरेक्टली अपने पास क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। डायरेक्ट एडवांटेज की, ठीक है, क्या कहता है डायरेक्ट एडवांटेज। एक तो अपने पास क्या होगा कि अगर आपके पास, अपने पास अगर अपन टाइमली पानी देंगे तो आपके पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा, ठीक है। ओके, रिवेन्यू जनरेशन होगा, सरकारों को अपने पास, सिंपल सा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मान लो कि पहले के जमाने में आपके खेत में 5 किलो और 5 क्विंटल गेहूं पूरे खेत में होता था, 20 बीघा पे, 20 हेक्टेयर लैंड पे होता था 5 क्विंटल। और ये 5 क्विंटल गेहूं आपके पास पूरे साल के लिए, आपके परिवार के लिए सफिशिएंट था, ठीक है, सफिशिएंट था। अब समय बीता, तो आपने इरिगेशन फैसिलिटीज अप्लाई होगी, यील्ड इरिगेशन फैसिलिटीज अप्लाई हुई, तो आपने टाइम टू टाइम इसको क्या दिया, वाटर सप्लाई किया। वाटर सप्लाई किया तो आपके पास ये जो प्रोडक्शन था ये बढ़ के आपके पास अब 20 क्विंटल पर हेक्ट आपके पास पर 20 हेक्टेयर लैंड हो गया। अभी भी आपके जो परिवार की खपत है वो कितनी है, 5 क्विंटल ही है, तो 15 क्विंटल क्या बचा, सरप्लस बचा। तो वो क्या करोगे, आप मार्केट के अंदर सेल करोगे, ठीक है। मार्केट के अंदर सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो आपके पास हेल्थ के साथ साथ में आपकी वेल्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पहली चीज, ठीक है। गवर्नमेंट को बेचोगे तो गवर्नमेंट को क्या आएगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अब मान लो चलो किसानों पे बोल दो कि सर टैक्स नहीं लगता, अब जो 15 क्विंटल एक्स्ट्रा जो आपने बेची उसका पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, स्कॉर्पियो खरीदोगे, बोलेरो खरीदोगे, बाइक खरीदोगे। तो वहां उनको क्या जाओगे, वहां जाओगे तो टैक्स दोगे, तो गवर्नमेंट के पास किसी इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। पहले आप लोअर क्लास, अच्छा खासा घर था, फिर आपने, फिर और जब पैसा आया तो आपने घर अच्छा बनाया, गाड़ियां खरीदी, घोड़े खरीदे, तो आपने हेल्थ और वेल्थ के साथ में क्या किया, इंप्रूव किया, जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। साथ के साथ में अपने पास क्या करता है ये, ओके, ठीक है। एक अपने पास अगर इरिगेशन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक साथ में दो दो फसलें, एक साल के अंदर दो दो फसलें करा सकते हो, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हेल्प कर देगी आपके पास। साथ के साथ में अगर मान लो सिंपल सा है, ये कोई गांव है, ये है अपने पास रामपुर, ठीक है, रामपुर, ये गांव है श्यामपुर, क्या है, श्यामपुर, ठीक है। इस गांव के अंदर यहाँ से आपके पास जब भी आप, यहाँ से एक नदी गुजरती है इसके पास से, ठीक है, इसके पास से गुजरती है, तो हर साल जब बारिश आता है तो इस गांव में क्या आती है, बाढ़ आती है, फ्लड आती है। और ये रामपुर बहुत दूर गांव है, इसके अंदर हर साल क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, ठीक है, सूखा पड़ता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऐसा कोई डैम बना दिया, क्या बना दिया, डैम बना दिया। डैम बनाया तो आपके पास ये श्यामपुर की तरफ आने वाली बाढ़ से ये श्यामपुर बच गया। जो सरप्लस पानी बचा आपने नालियां बना के या कैनाल बना के रामपुर में पहुंचा दिया, तो रामपुर क्या हो गया, ड्रॉट से बच गया, और श्यामपुर किससे बच गया, फ्लड से बच गया। तो इरिगेशन आपके पास क्या करता है, आपके पास
आपको फ्लड से और ड्रॉट से भी प्रोटेक्शन कर रहा है, मिक्स क्रॉपिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। ठीक है, रिवेन्यू जनरेशन कर रहा है, वेल्थ कर रहा है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ये सारी हेल्प करता है। वहीं पे इनडायरेक्टली आपके पास कैनाल्स बनाई तो पावर जनरेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हो गया, नेविगेशन के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास लेबर जनरेशन होगी, आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैनाल बनाएंगे तो वहां पे लेबर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो बढ़ेगा। ठीक है, ग्राउंड जिससे सीपेज होके वाटर किस में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो ये सारे सारे बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं इनसे। ठीक है, तो अपने पास ये बेसिक सी कॉमन सेंस की चीजें हैं जो अपन को सभी को ही पता है। ठीक है, इट इंक्रीज इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्रॉट एंड फ्लड, फ्लड से बचाता है। इट हेल्प्स इट हेल्प्स इन रिवेन्यू जनरेशन, रिवेन्यू जनरेशन। ठीक है, it helps in revenue generations. It protect against drought and flood. It increase crop. It improve health and wealth of farmer. It helps in mixed cropping. In mixed cropping. मिक्स्ड क्रॉपिंग्स का मतलब होता है जब एक ही जगह पे दो क्रॉप्स को क्या किया जाए, एक साथ में लगाया जाए। ठीक है, कैसे हेल्प करती है वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में जैसे अपन वाटर लॉगिंग पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग आपके पास कैसे कैसे ये काम करती है ना। तो अभी एक बार सिर्फ इतना समझ लो कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हेल्प करती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ में अपन क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। अगर अपने पास इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज की बात करें, इनडायरेक्ट एडवांटेज की बात करें, इनडायरेक्ट एडवांटेज की बात करें तो अपने पास इनडायरेक्ट के अंदर देखा जाए तो पावर जनरेशन के अंदर क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। पावर जनरेशन के अंदर, ठीक है, नेविगेशन के अंदर, कैनाल को एज ए नेविगेटर के तौर पे यूज किया जा सकता है नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन के अंदर हेल्प करेगा। नेविगेशन की बजाय अपने पास अगर ट्रांसपोर्टेशन लिख देते हैं ना, किसी गुड्स को अगर अपन को कैनाल्स के थ्रू ट्रांसफर करना है तो भेज सकते हैं। पुष्पा मूवी के अंदर वो लकड़ियों को ट्रांसफर करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दूसरा अपने पास ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ओके, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, अब अपने पास अब एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज तो इरिगेशन का वैसे कुछ है नहीं। एडवांटेज, ठीक है, इसके दो ही डिसएडवांटेज है। क्या क्या है, एक तो अगर आपने ओवर इरिगेशन कर दिया, जरूरत से ज्यादा अगर अपन ने वाटर सप्लाई कर दिया तो लैंड गेट क्या हो जाएगी, वाटर लॉग। वाटर लॉग क्या होता है, वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल्स है जब रूट जोन्स तक पहुंच जाता है तो एयर जो क्रॉप्स की जो रूट जोन्स होती है उनके अंदर एयरेशन के प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दैट इज नोन एज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग सिंपल सा क्या है,
कि जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो ग्राउंड वाटर टेबल्स होता है वो राइज होते होते रूट जोन तक आ जाता है, और रूट जोन उसका क्या हो जाता है, परमानेंटली वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को एरेशन के अंदर क्या आती है, दिक्कत आती है। जैसे एरेशन के अंदर दिक्कत आती है, दैट इज नोन एज वाटर लॉगिंग। सिंपल सा है कि अगर अपन को नाक तक पानी में डुबो के छोड़ दिया जाए तो अपन को सांस कहाँ से लेंगे, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, राम नाम सत्य ही तो होगा ना। वही कहानी वाली यहाँ पे है ना। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके पास फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो वो वाटर के साथ में सीपेज होके ग्राउंड वाटर को क्या कर देंगे, आपके पास इम्प्योर कर देंगे। ओके, पहला है आपके पास एन ओवर इरिगेशन, इरिगेशंस ओवर इरिगेशन may cause water logging, वाटर लॉगिंग। ओके, सेकंड आता है आपके पास द ग्राउंड वाटर गेट द ग्राउंड ग्राउंड वाटर get polluted polluted due to the seepage seepage of fertilizer fertilizer with water into the groundwater, into the ground। ओके, दिस इज द एंड डिसएडवांटेज कि अपने पास जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, पानी के साथ में घुल गए और पानी धीरे धीरे जाके क्या करेगा, ग्राउंड वाटर के अंदर डीप पर्कोलेशन में जाके ग्राउंड वाटर में मिलेगा, और ग्राउंड वाटर मिलके ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा, ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अपन आगे की क्लास के अंदर, ओके, आज का सेशन ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे के सेशंस के अंदर अपन देखेंगे कि मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।